दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है। सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसले से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। दोस्तों हम किस्मत को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने हौसले के दम पर किस्मत को ही बदला जा सकता है, वो भी मेहनत के दम पर। चलिए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं। कैल्सीफेरॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ऑप्शन 1 में है विटामिन ए, ऑप्शन 2 में विटामिन बी, ऑप्शन 3 में है विटामिन सी, ऑप्शन 4 में है विटामिन डी। तो कैल्सीफेरॉल है जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। मनुष्य को विटामिन डी है जो किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से मनुष्य को विटामिन डी प्राप्त होता है। अब विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स नामक रोग बच्चों में हो जाती है और जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और खट्टे पदार्थ जितने हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू में विटामिन सी पाए जाते हैं, आंवला में विटामिन सी पाए जाते हैं। विटामिन बी1 या विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमीन है। ऐसे कमी से बेरीबेरिक नामक रोग होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जो कि रतौंधी होती है, जो आँख में होती है रतौंधी, जो विटामिन ए की कमी से होती है। निम्न में से किस तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण करना है? ऑप्शन 1 में है प्याज, ऑप्शन 2 में है अदरक, ऑप्शन 3 में है आलू, ऑप्शन 4 में है नागफनी। तो नागफनी है, जो नागफनी का काम है, तना का मुख्य कार्य है खाद्यान्न संश्लेषण करना। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन 1 में है हैकेल, ऑप्शन 2 में है लैमार्क, ऑप्शन 3 में है डार्विन, ऑप्शन 4 में है मेंडलीफ। आवर्त सारणी के नियम है जो आवर्त सारणी है जो मेंडलीफ ने तैयार किया था। और डार्विन है जो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन किए थे। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन 1 में है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन 2 में है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन 3 में है ट्रिटियम ऑक्साइड, ऑप्शन 4 में है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो भारी जल का रासायनिक नाम होता है जो ट्राइटियम ऑक्साइड, सॉरी गाइस, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हाँ, भारी जल का रासायनिक नाम होता है जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसको D2O से सूचित किया जाता है और इसका अनुभार है जो 20 होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन 1 में है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन 2 में है CaSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन 3 में है Na2SO4 इंटू 2H2O, या ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है जो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ओजोन प्रभावित करती है किसको? ऑप्शन 1 में है पारे तथा चांदी को, ऑप्शन 2 में है प्लेटिनम तथा लोहे को, ऑप्शन 3 में है कांच को, ऑप्शन 4 में है सोने को। तो ओजोन परत है जो पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ओजोन परत किससे मापी जाती है? तो ओजोन परत है जो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। ओजोन परत है, एग्जाम में पूछ देता है ओजोन परत किस मंडल में सुरक्षित है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में क्या होते हैं? तो वायुयान उड़ते हैं जो समताप मंडल में उड़ते हैं। अब वायुयान के बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो वायुयान के बॉक्स होता है जो नारंगी रंग का होता है।
एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी के राज्याभिषेक है जो रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में है जो शिवाजी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो शाहजी भोसले था जो इनके पिताजी का नाम था। इनका राज्याभिषेक कब होता है? तो 16 जून 1674 को शिवाजी के राज्याभिषेक जो होते हैं प्रसिद्ध विद्वान होते हैं गंगाभट्ट विद्वान होते हैं जो बनारसी में इसका राज्याभिषेक करवाते हैं। और गंगाभट्ट कहाँ के रहते हैं? बनारसी के रहने वाले होते हैं। तो कुछ प्रश्न था, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो रायगढ़ दुर्ग में किया गया था। कब किया गया था? तो 16 जून 1674 में किया गया था। निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? ऑप्शन 1 में है रोम, ऑप्शन 2 में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन 3 में है टोक्यो, ऑप्शन 4 में है वाशिंगटन डीसी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो इसका मुख्यालय है जो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को शॉर्ट में बोला जाता है IMF। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है जिसको IMF बोला जाता है। इसका स्थापना कब होता है? तो इसका स्थापना है जो 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना होती है। अब है जो देखते हैं, रोम है इटली की राजधानी रोम है जो किस नदी पर बसा है? तो टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क है जो अमेरिका में पड़ता है। कौन नदी के तट पर है? तो न्यूयॉर्क है जो अमेरिका में है, जो हडसन नदी के तट पर है। जापान टोक्यो पड़ता है, जापान की राजधानी है टोक्यो, जो किस नदी पर पड़ता है? तो टोक्यो है जो आराकावा नदी पर पड़ता है। और जापान की राजधानी टोक्यो है जो कौन सा द्वीप पर है? तो ये जो है जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और नागासाकी है जो जिस पर बम गिराया गया था वो क्यूशु द्वीप पर स्थित है। सफ़ेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? 1 में है इटली का, 2 में है यूनान का, 3 में है गिनी का, 4 में है साइप्रस का। तो सफ़ेद लिली है जो इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। सफ़ेद लिली यानी कि लिली कुमुदनी को इंग्लिश बोला जाता है, जो लिली होता है। तो सफ़ेद लिली है जो कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का है। और लिली कहाँ का है? तो लिली होता है जो फ्रांस का है राष्ट्रीय प्रतीक। और वाटर लिली कहाँ का है? तो वाटर लिली होता है जो अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक है। नवरत्नों का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 में है हर्षवर्धन से, 2 में है देवपाल से, 3 में है चंद्रगुप्त द्वितीय से, 4 में है बल्लभ सेन से। तो नवरत्नों का संबंध है जो चंद्रगुप्त द्वितीय से है।
चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोला जाता था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता था। इसके दरबार में क्या होते थे? इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ थे जो कौन थे? तो कालिदास थे। जिनके दरबार में रहते थे सबसे श्रेष्ठ थे, 9 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ थे जो कालिदास थे। अब हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन हुएनसांग है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही 629 ईस्वी में चीन से चला था। हुएनसांग है जो 629 में चीन से चला था और 630 में कहाँ पहुँचा था? तो ये कपीसा पहुँचा था और लगभग 15 साल तक ये भारत में रहा और 15 वर्षों तक या 15 सालों तक भारत में रहा। 645 में है जो हुएनसांग है जो चीन वापस लौट गया। पूछता है प्रश्न कि हुएनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। पृथ्वी की पपड़ी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन 1 में है सिलिकॉन, ऑप्शन 2 में है क्रोमियम, ऑप्शन 3 में है एल्युमिनियम, ऑप्शन 4 में है क्लोरीन। तो ऑप्शन के अनुसार है जो सिलिकॉन है जो भूपर पट्टी यानी कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है। प्रथम स्थान पर होता है जो कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है जो प्रथम स्थान पर पाया जाता है। इसकी प्रतिशतता कितनी होती है? तो 46.6% होती है जो भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन की प्रतिशतता होती है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आता है, इसकी प्रतिशतता कितनी होती है? तो 27.7% होती है जो सिलिकॉन की प्रतिशतता होती है। एल्युमिनियम कितने प्रतिशत पृथ्वी पर पाया जाता है? तो एल्युमिनियम है जो 8.1% भूपर पट्टी पर पाया जाता है। और आयरन पूछ देता है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो आयरन है जो 5% भूपर पट्टी पर पाया जाता है। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? ऑप्शन 1 में है जलोढ़, ऑप्शन 2 में है लेटेराइट, ऑप्शन 3 में है चरनोजेम, ऑप्शन 4 में है पोडेजल। तो काली मिट्टी है जो चरनोजेम श्रेणी में रखी जाती है। चरनोजेम क्या है? तो ये है जो रूसी शब्द है, रूसी शब्द मिला है चरनोजेम जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। चरनोजेम का अर्थ होता है काली मिट्टी। तो भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? चरनोजेम श्रेणी में रखी जाती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का उपज होता है? तो काली मिट्टी में है जो सबसे ज़्यादा कपास का उपज होता है। और सबसे अधिक कपास कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक कपास उत्पादन किया जाता है। और ह्यूमरस के कारण क्या है जो ये काला दिखाई देता है? काली मिट्टी है जो ह्यूमरस के कारण काला दिखाई देता है। और भारत में सबसे ज़्यादा है जो कौन पाया जाता है मिट्टी? तो भारत में सबसे अधिक भाग पर है जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? तो 45.6% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। और काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है जो काली मिट्टी को ही बोला जाता है रगुई मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम है जो क्या बोला जाता है? रेगुई मिट्टी बोला जाता है काली मिट्टी को ही। पृथ्वी की किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? ऑप्शन 1 में है 4 जुलाई, ऑप्शन 2 में है 3 जनवरी, ऑप्शन 3 में है 22 सितंबर, ऑप्शन 4 में है 22 दिसंबर। तो पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? तो 4 जुलाई के पृथ्वी होता है जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है। उस समय दूरी कितनी होती है? तो 15.2 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी होती है। और इस घटना को क्या कहलाता है? दूर वाला घटना को
एपीहीलियन कहलाता है। हिंदी में इसको अपसौर बोलते हैं, इस घटना को अपसौर बोलते हैं। और जो पृथ्वी से सूर्य जब नज़दीक होती है तो उसको अपसौर बोला जाता है, अपसौर की घटना बोला जाता है। अपसौर को पेरीहीलियन बोला जाता है, पेरीहीलियन की घटना कहते हैं। और पेरीहीलियन में होता है, अपसौर में कब होता है तो 3 जनवरी, सूर्य निकट कब आता है तो 3 जनवरी को पृथ्वी के निकट सूर्य आती है। और इस घटना को क्या कहते हैं तो अपसौर बोलते हैं। और इसमें दूरी कितनी होती है तो दूरी होती है जो 14.73 करोड़ किलोमीटर होता है। टुंडा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? ऑप्शन 1 में है कृषि करना, ऑप्शन 2 में है व्यापार, ऑप्शन 3 में है शिकार, ऑप्शन 4 में है पशुपालन। तो टुंडा प्रदेश के निवासियों का है जो मुख्य व्यवसाय होता है, जो क्या होता है तो मुख्य व्यवसाय है जो कृषि पालन करना होता है। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? ऑप्शन 1 में है बृहस्पति, ऑप्शन 2 में है शनि, ऑप्शन 3 में है शुक्र, ऑप्शन 4 में है बुध। तो सर्वाधिक उपग्रह है जो शनि के पास है। शनि के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है तो 82 उपग्रह की संख्या शनि के पास है। और बुध में कितना है तो 79 उपग्रह की संख्या है बुध के पास है। और शुक्र के पास कितने हैं तो एक भी नहीं है। और बुध के पास उपग्रह की संख्या क्या है तो एक भी नहीं है। पृथ्वी के पास उपग्रह की संख्या क्या है, एक है, जिसका मात्र नाम है चंद्रमा। और मंगल के पास कितनी उपग्रह की संख्या है तो मंगल के पास 2 है, जिसको बोलते हैं फोबोस और डीमोस उपग्रह है जो मंगल के पास है। और डीमोस है जो सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सबसे छोटा उपग्रह है जो डीमोस है। और सबसे बड़ा उपग्रह किसका है तो बृहस्पति का है सबसे बड़ा उपग्रह, गैनीमीड है जो बृहस्पति का है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और शनि ऐसा ग्रह है जिसके पास वलय की संख्या है। और वलय का खोज किसने किया था तो गैलीलियो वलय का खोज किया था। इसकी वलय की संख्या कितनी है तो शनि में वलय की संख्या 7 है। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? ऑप्शन 1 है एक स्थान, ऑप्शन 2 है एक राजनीतिक इकाई, ऑप्शन 3 है एक कर, ऑप्शन 4 है एक स्थानीय शासन। तो मराठों के कार्यकाल में चौथ था जो एक प्रकार का क्या था तो कर था। इसके काल में क्या था तो एक था जो चौथ एवं सरदेशमुखी था, जो इसके काल में मराठों के काल में एक नाम का एक कर था, जिसको लागू किसने करवाया था तो शिवाजी द्वारा लगाया गया था। और चौथ कैसा कर होता था तो ये ऐसा कर होता था किसी एक क्षेत्र में, चौथ था जो किसी एक क्षेत्र में बर्बाद न करने के कारण, भूमि बर्बाद न करने के बदले लगाया जाता था। और सरदेशमुखी कैसा था तो इसके हक था, इसका हक का दावा करके शिवाजी, इसका हक का दावा करके सरदेशमुखी का शिवाजी इसका हक का दावा करके स्वयं का सर्वश्रेष्ठ देशमुखी प्रस्तुत करना चाहते थे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ शहर जो नदियों के किनारे बसा हुआ है उसको देखते हैं। जैसे है इराक की राजधानी है जो बगदाद है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो ये है जो टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। पर्थ पड़ता है, पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में है।
पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, जो किस नदी के किनारे है? तो ये है जो पर्थ है जो स्वान नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखते हैं आसवन है, आसवान है जो मिस्र में पड़ता है, आसवान है जो मिस्र में पड़ता है, मिस्र में पड़ता है। वो किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के तट पे है। और रोम है जो इटली के राजधानी है, इटली के राजधानी है जो रोम है, जो किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रांस में पड़ता है पेरिस, फ्रांस में जो पेरिस पड़ता है ये किस नदी के तट पर है? तो ये है जो पेरिस है जो सीन नदी के तट पर है। रूस में पड़ता है कौन सा? तो रूस में पड़ता है मास्को, रूस के राजधानी हुआ मास्को और रूस में पड़ता है मास्को। मास्को कौन नदी पर है? तो मास्को मास्कोवा नदी के तट पर स्थित है। अब है जर्मनी में पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है क्या? तो बोन पड़ता है जनवरी में, जर्मनी में बोन जनवरी में है, जो किस नदी पर है? राइन नदी पर है। अब ब्लैक फॉरेस्ट एग्जाम में पूछता है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस जगह है? तो जर्मनी में ही ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है। अब है सूडान की राजधानी खार्तूम, सूडान की राजधानी कहाँ है? तो खार्तूम है, सूडान में जो पड़ता है खार्तूम। तो खार्तूम किस नदी के तट पर है? तो खार्तूम भी है जो नील नदी के तट पर है। मिस्र में पड़ता है, मिस्र में पड़ता है काहिरा, मिस्र में पड़ता है काहिरा जो 21 नदी पर है। काहिरा है जो ये भी नील नदी पर है। सर्बिया है, सर्बिया की राजधानी है जो बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी कौन है? तो बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी कौन सा है? तो बेलग्रेड है। ये किस नदी के तट पर है? तो डेन्यूब नदी के तट पर है। अब है कनाडा, कनाडा में जो पड़ता है, कनाडा में पड़ता है क्या? तो कनाडा में पड़ता है क्यूबेक, कनाडा में पड़ता है क्यूबेक। ये कौन नदी के तट पर है? तो सेंट लुइस नदी के तट पर है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। अब दोस्तों आज के क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।